The gentleman from Oregon, Mr. Walden. The gentleman from Indiana, Mr. Messer. The gentlewoman from Kansas, Ms. Jenkins. The gentleman from California, Mr. Royce. The gentleman from North Carolina, Mr. Holding. The gentleman from Texas, Mr. Poe. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentlewoman from Wyoming, Ms. Lummis. The gentlewoman from California, Ms. Pelosi. The gentleman from Maryland, Mr. Hoyer. The gentleman from California, Mr. Becerra. The gentleman from New York, Mr. Crowley. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentleman from Washington, Mr. McDermott. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentlewoman from Hawaii, Ms. Gabbard. The gentlewoman from New York, Ms. Lowy. The gentlewoman from Maryland, Ms. Edwards. The gentleman from Maryland, Mr. Van Hollen. And the gentlewoman from California, Ms. Eshoo. Senate, at the direction of the body, appoints the following senators and members of the committee as part of the Senate discord: His Excellency Narendra Modi into the House chamber. The senator from Kentucky, Mr. McConnell. The senator from Texas, Mr. Cornyn. The senator from Utah, Mr. Hatch. The senator from Missouri, Mr. Blunt. The senator from Wyoming, Mr. Barrasso. The senator from Mississippi, Mr. Wicker. The senator from Tennessee, Mr. Corker. The senator from Ohio, Mr. Portman. The senator from Illinois, Mr. Durbin. The senator from Washington, Ms. Murray. The senator from Michigan, Ms. Stabenow. The senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The senator from Maryland, Mr. Cardin. The members of the escort committee will exit the chamber through the locked doors. तो यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को बस थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। सेशन शुरू हो चुका है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर सीधी तस्वीरें इस वक्त यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी 5वें प्रधानमंत्री हैं भारतीय जो यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और हम लगातार इस हमारी जो खास पेशकश है और हम लगातार इस कवरेज पर बने हुए हैं, लगातार हम इस पे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि पीएम मोदी आए, एसडी मुनि आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं। और शायद पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लोग उनका स्वागत करते हुए तालियों से। ठीक है, सबकी नजरें यहां पर हैं और पीएम मोदी बस थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन एसडी मुनि, यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को इस तरह से संबोधित करना, और जैसा कि एक खबर भी मैंने पढ़ी कि वहां पर जो विजिटर गैलरी है वहां उसकी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट की बाढ़ आई हुई है यहाँ पीएम मोदी को सुनने और देखने के लिए। तो ये माने कि अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो एक कम्युनिटी है उसमें भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, अगर ये देखें इसको। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये भाषण का जो मौका मिलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑनर है किसी भी विदेशी नेता को। और ये माना जाता है कि ये मुल्क जिसको रिप्रेजेंट यहाँ मोदी जी करेंगे या और कोई नेता करेगा, उस मुल्क के साथ अमेरिका के संबंध आगे बढ़ेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं ओबामा की वो बात जब उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो 21वीं शताब्दी की एक सिग्नेचर रिलेशनशिप होगी। तो वो उसको इंडिकेट करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जो अमेरिका का रिस्पेक्ट है भारत के लिए वो दिखता है। ठीक है, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ओबामा और पीएम मोदी के बीच एक केमिस्ट्री देखी गई और जिस तरह से दोनों के बीच दोस्ती देखी गई, एक डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट के तौर पर क्योंकि जा रहे हैं और पीएम मोदी इस वक्त उनके देश में है, और अगर देखें बायलैटरल मीटिंग तो ये शायद आखिरी मीटिंग थी जो कल उनकी हुई। G20 समिट में मिलेंगे लेकिन शायद बायलैटरल ना हो वहाँ पर। तो आपको मैं आता हूँ सर आपके पास, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी ऐसी खास बातें हो सकती हैं जो पीएम मोदी के इस भाषण में हम देख सकते हैं? नहीं, वो ये जो मुद्दे अटके हुए थे उनको ओबामा के जाने से पहले अगर हल कर लिया जाए, और दूसरी बात जो नया माहौल वहाँ आने वाला है उसको इंगित करके हुए ये बताया जाए कि देखिए हमारी पृष्ठभूमि ये है
और ये दिशा है जिधर हम दोनों को बढ़ना है। ये दो बातों का ही एम्फेसिस मोदी जी के भाषण में होगा और मैं समझता हूं कि यही उसका प्रयोजन है, इस विजिट का प्रयोजन है। वरना लोग कहते हैं कि ये तो लेम डक सेशन है, क्या मतलब था उसका? उसका मतलब ये है कि जहां जहां अटक आई हुई है उसको हटाना और आगे की दिशा को स्पष्ट करना। अवध दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है और हम लोगों को सकारात्मक दृष्टि से इसे देखना चाहिए और जितनी प्रशंसा इसकी होनी चाहिए जायज रूप से वो जरूर की जाए। लेकिन मैं एक दूसरे तथ्यों की तरफ भी आपका ध्यान, क्योंकि तथ्य हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे तथ्य की तरफ भी आपका ध्यान। प्रेसिडेंट ओबामा जब जिस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर समझौता हो रहा था, उस वक्त जो सीनेटर थे, उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा का न्यूक्लियर डील के बारे में क्या राय थी? उन्होंने इसका कस के विरोध किया था। जब वो राष्ट्रपति हो गए, अब वो उस निरंतरता को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि बुश ने, रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंसी ने उनके लिए छोड़ी थी। दूसरी बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए थे, उस वक्त अमेरिका में और अमेरिका मीडिया में, अमेरिका के सार्वजनिक जीवन में उनके प्रधानमंत्री होने के प्रति जो उत्साह था, वो उत्साह अब नहीं रह गया है। आज अखबारों में बहुत सारी आलोचनाएं भी प्रकाशित हो रही हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के उस अतीत को सामने लाया जा रहा है जो अतीत बड़ा शोभनीय किस्म का अतीत नहीं है। इसकी वजह से उन पर कभी अमेरिका में पाबंदी भी लगी थी। इसलिए कि अगर अमेरिका की और अमेरिका के कारपोरेट सर्किल की उम्मीदें भारत से पूरी नहीं हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरी नहीं हुई, तो ये जो स्वागत सत्कार और जोशो खरोश आप देख रहे हैं औपचारिक किस्म का, ये पल भर में बदल भी सकता है। इसलिए इसको हमेशा हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समालोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जयनारायण व्यास, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दुबे जी की बात से मैं सहमत हूं, मगर प्रसंग जो है, प्रसंग के उचित जो माहौल बनता है वो बनता है। अब आप उस पर खरे नहीं उतरो तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर आज का जहां तक सवाल है, इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी की चौथी मुलाकात है और उनके 2 साल के इस टेन्योर में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये काफ़ी उन्होंने इस दरमियान में काफ़ी एक रास्ता तय किया है। अब जो हुआ है उसका हमें स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं कुछ जो बातें हैं जिसके टिक्का टिप्पणी होती रहेगी, मगर परफॉर्म जो करना है, हमें जिस दिशा में जाना है, आई थिंक जो मनी साहब कह रहे थे, मैं उसके साथ पूर्णतया सहमत हूं कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज छोड़ने का अपॉर्चुनिटी है कि जहां आप कह सकोगे कि हम यहां तक आए हैं और ये रास्ते पे हम जाना चाहते हैं। तो जस्ट टू आउटलाइन कि ये दोनों देशों के बीच किस तरह से अच्छा और सकारात्मक संबंध बढ़ सकता है, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मोदी जी ने इसको सीज करके बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आपकी इस बात से प्रियंका चतुर्वेदी कितनी सहमत है या कांग्रेस कितनी सहमत है, ये भी जानते हैं। प्रियंका, आप कितनी सहमत हैं जयनारायण व्यास के इस बयान से? नहीं, सबसे पहले तो मैं बस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये मेरी पार्टी या उनकी पार्टी की बात नहीं है, ये देश हित की बात है। काफ़ी डायनामिक्स अगर हम जियोपॉलिटिकली भी देखें तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप, अगर हम चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो इंडिया का भी अमेरिका के साथ संबंध अच्छा होना ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ज़रूरी है। पर जहाँ तक आगे बढ़ाने की बात है और क्रेडिट लेने की बात है, ये थोड़ा अफसोसजनक लगता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से आगे हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रखने की कोशिश करते हैं या इंडिविजुअल के पीआर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी होता है आने वाले समय में हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री H1B वीजा को लेकर मुद्दा उठाएं, IPR को लेकर जो इश्यूज बनते हैं वो उठाएं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर मुद्दे हैं उस मुद्दे को उठाएं, इकोनॉमिक इश्यूज को उठाएं। मैंने आपसे कहीं भी इस पूरी डिबेट में ये नहीं कहा कि यूएस ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, पर अगर हम कंपेयर करें कि 2014 से पहले यूएस का क्या इन्वेस्टमेंट रहा है और कितनी बढ़ोतरी मोदी जी के अंडर में हुई है 4 विजिट्स के बाद, तो वो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कुछ काम नहीं हुआ है, पर अगर कंपेयर करें और जब वाह लूटने की बात करते हैं तो वो कंपैरिजन भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अभय दुबे जी की बात से सहमति जताई कि ये ऑडिट होना बहुत जरूरी है कि ऐसा 2 साल में 4 विजिट में क्या डिफरेंस आया है, किन मुद्दों पे डिफरेंस आया है। लेकिन एसडी मुनीर साहब तो कह रहे हैं कि सोशल ऑडिट, किस मुद्दों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, पहले तब डील क्लिंच होती है, सेंट्रल इशू बनाने की जरूरत है।
जहां सोशल और इस नहीं, नहीं, इस अगर तो आप ये कह दो वक्त कि प्रियंका मैं आता हूं आपके पास, प्रियंका मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें, थोड़ी देर में संसद में, अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण होने वाला है और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी यूएस कांग्रेस के, और सीनेटर इस वक्त वहां पर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। और थोड़ी देर में पीएम मोदी वहां पर भाषण देने पहुंचेंगे। और जिस बात को यहां पर लगातार उठाया जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात होगी जो पीएम मोदी अपने संयुक्त भाषण में कह सकते हैं, क्योंकि कल एक बायलैटरल मीटिंग के बाद जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आया उसमें कई ऐसी बातें कही गई जो भारत और अमेरिका की दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए दिखती हैं। एसडी मुनी साहब, नहीं, ये जो बात हो रही है कि ये सही है, कंटिन्यूटी में जहाँ और फ्यूचर का कोई अभी बता नहीं सकते हैं। देखिए, इवन इन्वेस्टमेंट में इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2 साल पहले $41 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। अब वही बात कर रहे हैं $45 बिलियन का। ये अभी भी प्रॉमिस है। दुबे जी जो कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन वो प्रॉमिस के पीछे एक तरह की सोशल या पॉलिटिकल ऑडिटिंग का प्रोसेस है जो ये बताएगा कि इस इन्वेस्टमेंट से कॉरपोरेट सेक्टर को या वहाँ के देश को कितना फायदा है, कितना नुकसान है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो भारत का मेक इन इंडिया है उसमें हम डिफेंस को जोड़ना चाहते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि भारत हमारा बहुत घनिष्ठ दोस्त होगा और जो भी खरीदना चाहे हमसे, हम उसमें कोई आनाकानी नहीं करेंगे और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिसके फ्रेमवर्क में कहाँ कितना कदम रखना है ये देखा जाएगा, और कहाँ कितना कदम रखना है उसको बहुत सोच समझ कर देखा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन दोनों में कोई विरोध हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं और कि बात होगी तभी बात बनेगी, बात होगी नहीं तब बात बनेगी। बढ़ेगी, बात से बात चले। अगर शुरू ही नहीं होगा कोई सिलसिला तो वहां तक बढ़ेगा ही नहीं जहां तक हम उसे ले जाना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सहमत हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने चाहिए, उनमें विविधता आनी चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में होने चाहिए। और फिर भी मैं आप कहेंगे मैं बार बार रंग में भंग करने वाली बात कह रहा हूं। मेरा कहना है कि उसमें अक्सर ये होता है कि अमेरिका की शर्तों पे हम समझौता करते हैं या हमारी भी कुछ शर्तें होती हैं। अभी भी आपको आप देखिए ना, अक्सर कभी ये बातें हमेशा छिप जाती हैं। हाँ। ये भाषा हमेशा, भारत की शर्तें क्या थी, भारत ने अमेरिका की कौन कौन सी बातें नहीं मानी, कौन सी वो बातें हैं जो अमेरिका ने आग्रह किया, भारत ने कहा हम ये नहीं मानेंगे, आप हमारी इन बातों पर कीजिए। ये सब बातें स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आती हैं। ये सब बातें आनी चाहिए, इनसे जनता के बीच में, हम सब लोगों के बीच में और बेहतर मैसेज जाएगा। ये बातें आनी चाहिए। एसडी मुनी साहब, नहीं, ये बातें आई भी है, मैं तो इतना मानता हूं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में अमेरिकनों का ये प्रस्ताव है कि हम दोनों साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे उसकी, भारत ने नहीं माना, और उसमें डिस्कशन हुआ है और भारत ने कहा है कि नहीं, हम आगे उसमें अभी नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। इसी तरह से जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का प्रश्न है उसमें हम लोगों की अभी भी कुछ शंकाएं हैं, तो उसूलन हमने मान लिया है कि हाँ ऐसा एग्रीमेंट हम कर सकते हैं, तो उसकी रूपरेखा हमने बदली है। हमने कहा है कि आपको अगर हम एक्सेस देंगे हमारे फैसिलिटीज पे तो आपको हमें एक्सेस भी देना पड़ेगा फैसिलिटीज पे। ये माना जा सकता है कि व्यवहारिक तौर से इस फैसिलिटीज को कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो ये ऐसा होता है। यही मैं मानता हूं कि जब भी कोई एग्रीमेंट क्लिंच होने से रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि पीछे शंकाएं हैं, और उस शंकाओं की वजह से वही जो सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ऑडिटिंग हो रही है, उस ऑडिटिंग में कहीं न कहीं अड़चन आ रही है, इसीलिए मामला क्लिंच नहीं होता है। ये भी सही है कि कई बार मामला क्लिंच होने के बाद भी उसके परिणाम ऐसे निकलते हैं जो नहीं सोचे गए थे। इसलिए सोशल पॉलिटिकल ऑडिटिंग कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। और इसका एक उदाहरण देखें तो सिविल न्यूक्लियर डील भी इसमें मुझे शक कहाँ है, मैं इस तरह इशारा कर दूं ताकि उस के ऊपर भी यहाँ पे विचार हो जाए। देखिए, अमेरिका भारत में 6 एटमी रिएक्टर लगाएगा, इसके ऊपर भारत का क्या कोई सुचिंतित विचार है? दूसरी ये बात है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त जो न्यूक्लियर सामग्री की सप्लाई करने का जो बाजार है उसमें अमेरिका की हैसियत क्या है? सॉरी मैं टोक रहा हूं, सुचिंतित विचार का मतलब क्या है? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, सुचिंतित विचार यहां से आता है कि हम पहले ये देखें कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर सामग्री जो रिएक्टर लगाने के लिए होती है, इस बिजनेस में अमेरिका की अपनी हैसियत क्या है? इस वक्त कोई भी अमेरिकी कंपनी इस मार्केट से लगभग बाहर हो चुकी है।